Hello, students. A very warm welcome to Wings IS. A very good morning to all of you. द हिंदू के डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है. इट इज बीइंग कवर्ड बाय मी प्रितपाल सिंह एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज के कोट ऑफ द डे से शुरू करेंगे. व्हाट इज द कोट? द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज. द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट. दैट मीन्स कि यू आर पायलट ऑफ योर टाइम. यू कंट्रोल कि आपका टाइम किस चीज में यूटिलाइज होगा. सो व्हाट इज द मैसेज हियर? That you need to decide and you need to utilize your time very productively and very judiciously. आपको अपने टाइम को productively and judiciously यूज करना है every single minute of your time. So ये था आज का मैसेज. नाउ कमिंग टू व्हाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर्स, ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में कवर किया. अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं. उसमें आई हैव कवर्ड इट इन डिटेल कि व्हाई यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू सो. सो ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए कि आप एक बार पढ़ लें इसको. नाउ कमिंग टू टुडेस न्यूज़पेपर, ये आज का द हिंदू है. फर्स्ट न्यूज इसमें है द बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है. सेकंड न्यूज इज राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग pushes up investment by 53%. अब ये कैपिटल स्पेंडिंग क्या है एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ये हम बजट जब पढ़ेंगे डिटेल में, देन वील डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टुडेस न्यूज़पेपर. आज हम हेट स्पीच कवर करने वाले हैं. एनसीपीसीआर के बारे में कवर करने वाले हैं. ये माइनर गर्ल्स के रिलेटेड एक न्यूज आई है, उसको हम कवर करेंगे. ट्रेड डेफिसिट को कवर करेंगे चाइना के साथ, जो हमारा काफी बढ़ गया है. डीप फेक्स का एक साइंस एंड टेक का टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. देन पीएम स्वानिधि एक गवर्नमेंट स्कीम है, उसको कवर करेंगे. एंड एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये मेंस के रिलेटेड एक आंसर आपका बन सकता है. सो उसके रिलेटेड हम आज इंफॉर्मेशन कुछ कवर करेंगे. Now coming to the first topic, the buck stops with the government to end hate speech. This is being said by which institution? It is being said by Supreme Court. So Supreme Court ने बोला है ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है. एंड हेट स्पीच वैसे भी न्यूज में काफी रहता है. सो हेट स्पीच आपके पेपर 1, पेपर 2, देन पेपर 4 एंड देन ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो विल बी कवरिंग इट अकॉर्डिंगली. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, हेट स्पीच. What is hate speech? 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है हेट स्पीच की, कि हेट स्पीच इज स्टेटेड एज इंसाइटमेंट टू हेट्रेड. अगर आपकी स्पीच किसी के अगेंस्ट हेट्रेड इंसाइट कर रही है एंड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या रिलीजियस बिलीफ. अगर आपकी कोई भी स्पीच हेट इंसाइट कर रही है based on these factors, based on these divisions, then your speech will be considered as hate speech. Okay, सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी ने कुछ बोला and it is inciting hatred amongst a particular race, amongst a particular ethnicity, या किसी जेंडर के अगेंस्ट, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी के रिलीजन के अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई स्पीच दी एंड वो किसी रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट थी, सो दैट विल कम अंडर हेट स्पीच. या फिर वो किसी जेंडर के अगेंस्ट थी, दैट विल ऑल्सो कम अंडर हेट स्पीच. किसी रेस के, एथनिसिटी के, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट हो, देन इट विल कम अंडर हेट स्पीच. मतलब अगर आप हेट इंसाइट कर रहे हैं लोगों के अंदर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, सो दैट विल कम अंडर हेट स्पीच. नॉर्मली समझ आ गया आपको, सिंपल डेफिनेशन है. ऑल्सो वन मोर थिंग इज एनसीआरबी, आपको पता होना चाहिए क्या है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ये एक ब्यूरो है जो क्राइम के रिलेटेड डेटा पब्लिश करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. उन्होंने बताया कि देयर हैज बीन ह्यूज इंक्रीज इन केसेस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ हेट स्पीच एंड एनिमोसिटी इन द सोसाइटी. तो केसेस इंक्रीज हो गए. अब इसका एक डेटा याद होना चाहिए हमें कि 2014 में 323 केसेस वर रजिस्टर्ड हेट स्पीच के, बट इट हैज इंक्रीज टू 1804 केसेस इन 2020. सो मतलब काफी ज्यादा बढ़ गई है हेट स्पीच की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी कंट्री में, एंड केस काफी ज्यादा रजिस्टर्ड होने लगे हैं रिगार्डिंग हेट स्पीच. सो दिस इज अ डेटा. ऑल्सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब कुछ लोग हेट स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि वी आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आवर कंट्री. इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. But there is a caveat. There is a caveat in this, that this fundamental right is not absolute.
ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब इसके लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की गई हैं। अगर आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दे रहा है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर रहा है। दैट मीन्स द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। सो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर, अब क्या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की हैं? अगर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन चीजों को अफेक्ट कर रही है हमारी कंट्री में, देन वो फंडामेंटल राइट नहीं काउंट होगी एंड यू कैन बी पीनलाइज्ड और यू कैन बी सेंट टू जेल फॉर दैट स्पीच। आपको सजा हो सकती है इन कोर्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ। ओके, नाउ अब ये हम एक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट इज कि अगर आपकी स्पीच हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है, सो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट। अगर हमारी कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को हर्ट कर रही है आपकी स्पीच, सो दैट विल आल्सो नॉट बी कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हमारी फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ खराब कर रही है, दैट विल आल्सो नॉट बी कवर्ड। हमारे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, या फिर हमारी डिसेंसी और मोरालिटी हमारी कंट्री में उसको डिस्टर्ब कर रही है, एंड हेट स्पीच जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अगर इंसाइट कर रही है, हेट स्पीच है अगर आपकी, जो आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज, वो हेट स्पीच के अंडर आते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर नहीं कवर होंगे। या फिर किसी को आप डिफेम कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो एंड डिफेमेशन हो रही है, या फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, दैट इज आप कोर्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग को हार्म कर रहे हो अपनी स्पीच से या फिर एक्सप्रेशन से, सो दैट विल आल्सो नॉट बी कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट। सो आपको सजा हो सकती है उस स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर। सो हमने पढ़ लिया कि आर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में कवर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट्स अ फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, एंड रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है, ये हमने पढ़ लिया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक माइनर गर्ल्स के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक दिया स्टेटमेंट कि हम लीगैलिटी चेक करेंगे पर्सनल लॉज की रिलेटेड टू द मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बट इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो उसको भी आज हम देख लेंगे कि व्हाट इज इट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एनसीपीसीआर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, and it was established under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज प्री में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड मेंस में अगर आ गया तो मेंस में तो आप सबको डिटेल में ये लिखना ही पड़ेगा। ओके, नाउ एनसीपीसीआर नाम से पता चल रहा है कि एक कमीशन है जो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारी कंट्री में कमीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ऐसे कमीशंस हैं। तो उसी के लिए एक और कमीशन है चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, दैट इज नोन एज एनसीपीसीआर एंड इट कम्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सीपीसीआर। अब इसने एक चाइल्ड को डिफाइन किया कि हु विल बी कंसिडर्ड अ चाइल्ड। सो एनी पर्सन बिटवीन एज ऑफ 0 and 18, वो पर्सन को विल बी कंसिडरिंग एज अ चाइल्ड। ओके, एंड अब इसकी एक कमीशन की वो कर लेते हैं कि क्या क्या मेंबर्स होते हैं इसमें। सो एक कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि commission consists of a chairperson and 6 other members. So there is a chairperson and 6 other members in this commission। ये उसकी composition है, प्री में एज अ फैक्ट पूछ लिया जाता है, ये एज अ स्टेटमेंट आ जाती है एंड देन यू हैव टू लाइक डिसाइड कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू द मैटर्स दैट फॉलो अंडर द CPCR, दैट इज इस एक्ट के अंडर जो मैटर्स आते हैं, कमीशन के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होगा। दैट इज सिविल कोर्ट को जितनी पावर है वो इस कमीशन को दी गई है अंडर दिस एक्ट। ओके, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ फैक्चुअल डेटा, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके रिलेटेड। ऑल्सो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि द एनसीपीसीआर कैन हैव स्यू मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स। मतलब वो स्यू मोटो नोटिस ले सकते हैं, दैट इज किसी को कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने से इनिशिएट कर सकते हैं, स्यू मोटो एक्शन ले सकते हैं
अगर ये सारी चीजों की वॉयलेशन हो रही होगी, एंड व्हाट इज दैट, अगर डेप्रिवेशन एंड वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो रहा है, ओके, डेप्रिवेशन या वॉयलेशन हो रही है चाइल्ड राइट्स की, तो कमीशन स्यू मोटो एक्शन ले सकती है, ओके। या फिर लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे अच्छे से, विच आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर वो लॉज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, देन ऑल्सो कमीशन कैन टेक एक्शन। ऑल्सो नॉन कंप्लायंस विद द डिसीजन, इंस्ट्रक्शन और पॉलिसीज जो कि इंटेंडेड है टू लेसन द हार्डशिप्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन की हार्डशिप लेसन करने के लिए जो लॉज हैं, जो डिसीजंस है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, देन ऑल्सो एनसीपीसीआर कैन टेक सुमोटो एक्शन। सो ये एक मतलब आपको फैक्ट पता होना चाहिए ये सारे, ये ज्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड डेफिसिट का टॉपिक, कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना से 100 बिलियन से भी ऊपर चला गया। इंडिया इज हैविंग ए ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, ये आप सबको पता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट 100 बिलियन से क्रॉस कर गया, एंड इट इज फर्स्ट टाइम कि वो 100 बिलियन क्रॉस किए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आप इसको मेंस में या प्री में एज अ फैक्ट भी पूछा जा सकता है। एंड मेंस में तो अगर आपको कोई इकोनॉमी के रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी में कोई क्वेश्चन आ जाए, देन यू कैन यूज दिस फैक्ट। नाउ व्हाट इज अ ट्रेड डेफिसिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कुछ गुड्स अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, दैट इज लाते हैं, एंड कुछ गुड्स जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसका जो डिफरेंस होता है, दैट बिकम्स द डेफिसिट और सरप्लस। अब हम अगर गुड्स बाहर ज्यादा भेज रहे हैं एंड अंदर कम ला रहे हैं, सो ये जो पोर्शन होगा, दैट विल बी आर ट्रेड सरप्लस, दैट इज हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। बट अगर हम बाहर गुड्स कम भेज रहे हैं एंड अंदर गुड्स बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं एंड एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, सो वो जो होगा दैट विल बी नोन एज डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। सो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज हमारे इंपोर्ट्स आर एक्सीडिंग द एक्सपोर्ट्स टू चाइना। इन दिस सिचुएशन हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बाहर ज्यादा जा रही है, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स में हमारा आउटफ्लो हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, बिकॉज हम पे कर रहे हैं उन इंपोर्ट्स के लिए, एंड हम ज्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, सो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। इट्स अ सिंपल फैक्ट। ये लॉजिक से अगर आप इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे तो देन आपको समझ आएगा। उसके नीचे कुछ हमने फैक्चुअल डेटा कवर किया है कि 101.02 बिलियन डेफिसिट है इंडिया और चाइना का अभी करंटली, जो कि 100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। 2021 में क्या था डेफिसिट? इट वाज 69.38 बिलियन, ओके। एंड ऑल्सो एक और फैक्ट है कि यूनाइटेड स्टेट से हमारा ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स को हम ज्यादा गुड एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू द गुड्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। सो वी आर हैविंग अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 32.8 बिलियन इन 21-22 अगेंस्ट यूएसए, ओके। ये हो गया एक ट्रेड डेफिसिट वाला टॉपिक कवर, एक ब्रॉड ओवरव्यू मैंने दे दिया, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा आर्टिकल। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलेटेड टू डीप फेक्स, डीप फेक्स, ठीक है। अब डीप फेक्स क्या होता है वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज अ डीप फेक। आपने काफी वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट होती हुई देखी होंगी, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो या फिर बैरक ओबामा की वीडियो, एंड जो चीजें उन्होंने बोली भी नहीं है उसकी वीडियोस बन गई हैं। वो कैसे बनी है? दे आर बीइंग मेड थ्रू डीप फेक टेक्नोलॉजी। इसका मतलब फेक वीडियोस या फेक इमेजेस इस तरह क्रिएट करना कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ ओरिजिनल और फेक में। ओरिजिनल और फेक में इतना ज्यादा कम डिफरेंस हो जाता है यूजिंग दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी, नाम से ही समझ आ रहा होगा। सो इट इज अ मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वीडियोस एंड इमेजेस एंड ऑडियोज यूटिलाइजिंग वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स एंड डीप सॉफ्टवेयर लर्निंग, ठीक है। इससे क्या होता है? फेक न्यूज स्प्रेड होती है। अगर किसी ने कोई चीज बोली भी नहीं है उसकी एक वीडियो बन सकती है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो ये एक फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड, आप इंपर्सनेट कर सकते हो किसी को, आप
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, आप किसी के आइडेंटिटी ले सकते हो एंड उसकी वजह से आप फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट कर सकते हो। सो काफी रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं इस डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका पोर्शन है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, उसमें ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर निफेरियस पर्पसेस, स्कैम्स करने के लिए, होक्सेस फैलाने के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी के लिए इट इज बीइंग यूज्ड, या फिर इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए लीडर्स की डीप फेक बन जाता है, सोशल इंजीनियरिंग के लिए, डिस इंफॉर्मेशन के लिए, एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। ओके, सो डीप फेक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डीप फेक ब्रॉडली। ओके, नाउ वन मोर थिंग, इंडिया में देर आर नो लीगल रूल्स टू कर्ब डीप फेक टेक्नोलॉजी। अगेंस्ट डीप फेक टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी कोई लीगल रूल्स नहीं है, बट स्पेसिफिक कुछ लॉज हैं कॉपीराइट वायलेशन के लिए, डेफेमेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। हमारी कंट्री में स्पेसिफिक लॉज है, बट डीप फेक टेक्नोलॉजी को टैकल करने के लिए देर आर स्टिल नो लीगल रूल्स इन इंडिया। ओके, दिस यू शुड नो कि अगर ये एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया गया कि देर आर 5 डिफरेंट लॉज इन इंडिया फॉर डीप फेक, तो आपको पता होना चाहिए वो स्टेटमेंट गलत है। Okay, there are no legal rules अभी as of now, there are no legal rules to curb deepfake technology in India. So ये कुछ deepfake का एग्जाम्पल है फॉर डोनाल्ड ट्रंप का। आप देख सकते हैं कि deepfake बना हुआ है एंड आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो ओरिजिनल है या मतलब डुप्लीकेट है। ओके, नाउ कमिंग टू अ गवर्नमेंट स्कीम, स्कीम का नाम है पीएम स्वानिधि। एंड इसका एक आर्टिकल आया कि इट हैज एडेड ओवर 9,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स अक्रॉस आवर कंट्री। ओके, अब हम इसको जानेंगे डिटेल में कि व्हाट इज पीएम स्वानिधि। ओके, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA ने लॉन्च की थी एक स्कीम नेम्ड एज पीएम स्वानिधि। एंड व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एंड इसका मेन पर्पस वाज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो सड़कों पे जो वेंडर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको लोन्स देने के लिए, जैसे फूड कार्ट्स वाले होते हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं छोटी छोटी चीजें फूड कार्ट्स में या कोई डिफरेंट छोटी छोटी कार्ट्स में जो बेचते हैं स्ट्रीट में, दे आर नोन एज स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक स्कीम निकाली known as PM Swanidhi. And what was covered under this scheme कि स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन मिलेगा अप टू 10,000 रुपीज, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपेबल होगा। एंड इसमें कोई कोलेट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, दैट इज कोई कोलेट्रल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको 10,000 का लोन मिल सकता है स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर दिस स्कीम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कोलेट्रल ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आंसर्स में या मतलब क्वेश्चंस में प्रीलिम्स के आपसे पूछा जा सकता है एंड कई बच्चे इसको गलत मार्क कर देंगे कि कोलेट्रल तो होता ही है, बट इस स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स डोंट रिक्वायर अ कोलेट्रल फॉर गेटिंग द लोन। ऑल्सो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें, अगर इफ दे आर टाइमली एंड अर्ली रिपेमेंट ऑफ लोन वो कर दें तो इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम दे विल बी प्रोवाइडेड एंड इट विल बी क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी एक टेक्नोलॉजी है बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। सो पीएम स्वानिधि इज क्लियर। नाउ कमिंग टू दिस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये हाई कोर्ट ने ओडिशा में जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको नोट लेते हुए बताया है कुछ। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेंस में आपके जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट के सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ओके, सो ये आप यूज कर सकते हैं उस पे। एंड एथिक्स में ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एथिकल वैल्यूज, एनिमल एथिक्स, वाइल्ड लाइफ एथिक्स उसके रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? अब आर्टिकल तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का है, बट इसका एक ब्रॉड जो टॉपिक बनता है दैट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? इट इज द नेगेटिव इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, जिससे लॉसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फार्म
एंड साथ ही में देयर इज अ जंगल। अब उधर से लायंस या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आकर फार्म में लाइफ स्टॉक को खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गोट्स को खा रहे हैं, उधर जो उधर चिकन है या उन सबको डैमेज कर रहे हैं। सो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब एलिफेंट्स का आपने सुना होगा कि फार्मर्स की फील्ड खराब कर देते हैं वो, या फिर जो फार्मर्स ने जो उगाया है उसको खराब कर रही है। सो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है नेगेटिव इंटरैक्शन से, दैट इज नोन एज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें मेंस में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि व्हाट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके रीजंस भी आप बता सकते हैं, इट्स वेरी इजी रीजंस बताना। बट एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि हाउ टू मिटिगेट दिस। एंड अपना क्वेश्चन आप हमेशा स्टेप से बता के करेंगे कि दीज आर द 5-6 स्टेप्स जिससे हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दो स्टेप्स? फर्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रॉब्लमैटिक एनिमल्स। जो एनिमल प्रॉब्लम दे रहे हैं उस एरिया में उनको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं किसी एक बड़े जंगल में, या बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स, उधर उनको सेंड कर सकते हैं। सो प्रॉब्लमैटिक एनिमल्स का ट्रांसलोकेशन इज वन सॉल्यूशन। वन इज इरेक्शन ऑफ फेंसेस और अदर बैरियर्स। मतलब आप फील्ड के आसपास या फिर जो भी एरिया डैमेज हो रहा है थ्रू एनिमल्स, उसमें आप बड़ी बड़ी फेंसेस एंड बैरियर्स इरेक्ट कर सकते हैं ताकि एनिमल्स एंटर ना कर पाए उधर। ऑल्सो वन स्टेप इज टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फार्मर्स। जो फार्मर्स का लॉस हो रहा है थ्रू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड करे। सो दिस इज वन पॉइंट। ऑल्सो प्रेडेटर डेटरिंग गार्ड डॉग्स, ये अक्सर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो विलेजेस होते हैं उसमें लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर डेटरिंग गार्ड डॉग्स रख लेते हैं। जो लोकल उधर की पॉपुलेशन है वो गार्ड डॉग्स को पालती हैं, ताकि रात को अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल इन लाइफ स्टॉक को खाने आए या फिर उसको डैमेज करने आए, तो गार्ड डॉग्स विल बार्क एंड फिर विलेजर्स आ सकते हैं अपने लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि हाउ यू विल मिटिगेट दिस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ, एक फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो WWF प्लस यूएनईपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट 2021। ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में एज अ फैक्ट पूछा जा सकता है। अब इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं एज अ लाइक फैक्चुअल एनालिसिस। मतलब अगर आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप उसके जब मिटिगेशन बता रहे होंगे, स्टेप टू मिटिगेट इट, उसमें आप ये रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। एंड इसका टाइटल था अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इन्होंने इस रिपोर्ट ने एक अप्रोच दी थी, अप्रोच ऑफ को एग्जिस्टेंस। इन्होंने सजेस्ट किया था कि ह्यूमन एनिमल्स को को एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन्होंने सजेस्ट किया था। बिकॉज इन्होंने बोला था इट इज नॉट होली पॉसिबल टू सरपास द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो कभी खत्म नहीं होगा। सो हमें ट्राई क्या करना चाहिए, हमें को एग्जिस्ट करने का ट्राई करना चाहिए। दैट इज एनिमल्स भी उधर रहे पीसफुली एंड ह्यूमंस भी उधर रहे। सो उन्होंने अप्रोच बताई थी कि लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, एंड डिस्कशन हो सकती है लोकल कम्युनिटीज में कि कैसे हम ज्यादा बेटर को एग्जिस्ट कर सके। सो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमने टॉपिक कवर कर लिया। एंड नाउ कमिंग टू द, ये एक मैं आपको ये बता देता हूं कि 98 डेथ्स ड्यू टू टाइगर अटैक्स फ्रॉम 2013 टू 2017, ये एक फैक्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड 2800 डेथ ड्यू टू एलिफेंट अटैक्स फ्रॉम 2009 टू 2016। 15 करोड़ मनी स्पेंट ऑन मिटिगेशन फ्रॉम 2013 टू 2017। मतलब एक ये फैक्ट शीट है जो आपको बता रही है कि मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या लॉसेस फेस करने पड़े ह्यूमंस को। ऑब्वियसली एनिमल्स को भी काफी लॉसेस फेस करने पड़े हैं, उनका फौना एंड फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ है, ओके, एंड उनका बैलेंस भी डिस्टर्ब हुआ है। ऑल्सो काफी एनिमल्स की डेथ भी हुई है। सो the losses are from both the sides, okay. Now what are the steps taken?
584 किलोमीटर ऑफ एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस बनाए गए हैं। देन सोलर पावर्ड फेंसेस हैं, एलिफेंट प्रूफ वॉल्स बनाई गई हैं, स्टोन पिच्ड ट्रेंचेस बनाए गए हैं और बाउंड्री वॉल्स और बायो फेंसेस डेवलप की गई हैं। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट, ये भी आप मिटिगेशन में यूज कर सकते हैं। एंड ये सब हमने अभी पढ़ ही लिया। सो ये हमने एक डिटेल में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक कवर कर लिया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आए मेंस में तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ऑफ द डे, पीएम स्वनिधि के बारे में आज हमने पढ़ा। सो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में ना जाएं एंड बिना जाते हुए इसको आप आंसर कर सकते हैं तो करिए, कमेंट सेक्शन में आप दीजिए एंड राइट आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो पीएम स्वनिधि स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, या मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सो करेक्ट आंसर यू शुड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ भी आपके सजेशंस हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड यू कैन शेयर इट। दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव, सो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, सो दैट दे ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। So thank you very much and have a very, very nice and productive day. So thanks a lot.